हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली ओपीएससी। ये है आपकी हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात किया था कि जो 1857 की विद्रोह था उसका पृष्ठभूमि क्या था, क्यों उसको विद्रोह कहते हैं, क्रांति क्यों नहीं कहते हैं, क्या कहना ज़्यादा जायज़ है, इस पर हमने बात किया था। हमने यह बात किया था कि जो विद्रोह हुआ उसके पीछे के जो मुख्य कारण थे वो क्या क्या थे। हमने उसका वर्गीकरण देखा था, राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो तात्कालिक कारण है वो क्या है, उसके बाद में उसके इम्पैक्ट पर बात करेंगे, विद्रोह की केंद्र कहाँ कहाँ पे थे उस पर बात करेंगे, विद्रोह की असफलता के कारण क्या है, इन सब पर पूरी बातचीत हम करेंगे। दमन कैसे हुआ विद्रोह का, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है। पूरी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तात्कालिक कारण पहले देखेंगे क्या थे और उसके बाद में अपनी चर्चा को उसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब जो बटन है उसको आप दबाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। कोई हिसाब से नहीं लिया जा रहा है। जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। या इनफैक्ट जिनको भी कहीं जीएस का एग्जाम देना है उन सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखते हैं 1857 विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे। तो 1857 की विद्रोह के तत्कालिक कारण सैनिक थे, यानी कि जो कारण तात्कालिक निकल करके आए वो सैनिक कारण ही थे। जैसे एक अफवाह फैल गई कि जो नई राइफल आई थी, इनफील्ड राइफल, इसकी कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। एक जो है एक र्यूमर फैला और इस र्यूमर ने जो है धीरे धीरे इस र्यूमर ने आग जैसा पकड़ लिया। और इसके पीछे जो रीजन था, एट द टाइम 87% ऑफ टोटल आर्मी, जो टोटल सेना थी ब्रिटिश सरकार की, उसमें 87% क्या थे, इंडियन सैनिक थे। और इसमें जो मोस्टली सैनिक थे वो क्या थे, मुसलमान थे या हिंदू थे। और यहाँ पर आपको पता होगा कि जो गाय है ना, ये हिंदुओं के लिए बड़ी पवित्र है और जो सूअर है ये इस्लाम में हराम है। तो कुल मिलाकर के गाय की चर्बी या सूअर की चर्बी, ये हिंदू और मुसलमानों की भावना को आहत करने वाला था। और ये सबसे महत्वपूर्ण तत्कालिक कारण बना, क्योंकि जो कारतूस होते थे उनको मुंह से खोलना होता था, ठीक है ना। इन राइफल की कारतूसों को मुंह से खोल करके लोड करना होता था। इसीलिए दोनों धर्म के जो सैनिक थे उन्होंने खुले तौर पर विद्रोह करना पसंद किया। ये एक तात्कालिक कारण था, ठीक है ना। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने ट्राई करने की कोशिश की, यार विवाद में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि फट्टी में अगर आप हाथ डालेंगे ना तो आपका हाथ फंसेगा ही फंसेगा। विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। यानी कि जो ये राइफल्स आए थे इनके उपयोग को तत्काल प्रभाव से कैनिंग ने रुकवाया, बट देर हो चुकी थी। और अगर देर हो जाए तो उसके बाद आप जानते हैं कि कुछ भी अगर एक बार आग फैल जाए तो उसको रोकने में इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, वो चीज़ें भी आसान नहीं होती हैं। ऐसे में कैनिंग ने प्रयास तो किया बट वो बहुत तेज़ी से फैल गई थी। और जो सुलग रहा था काफ़ी दिन से उनके अंदर के सामाजिक बदलाव किए जा रहे हैं, राजनीतिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तात्कालिक रूप से उसने और एक जो है आग का काम किया इस कारतूस ने, और एक जो है विद्रोह उमड़ पड़ा। मार्च 1857 में नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। मंगल पांडे का आप नाम याद रखेंगे, इन्होंने सबसे पहले विद्रोह की बिगुल बजाई थी 1857 में, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने अधिकारियों के ऊपर ही जो है बंदूक तान दी और कहा कि ऐसा चर्बी वर्बी वाला आप ही खोलिए, ज़्यादा बोलिएगा ना तो हम उड़ा देंगे, और उड़ा भी दिया। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कर भी क्या सकते थे, बहुत डरते थे अंग्रेज ना, बहुत फट्टू होते हैं, आज भी बहुत फट्टू हैं ये, उस वक्त आए। बट क्या था कि जो हमारे लोग थे ना वो आपस में ही लड़ रहे थे, नहीं तो कभी ये यहाँ पर सफल हो ही नहीं पाते। आपने देखा था कितनी बुरी तरीके से औरंगजेब ने इन सबको पीटा था हुगली में, और उसके बाद ये लोग जो अंग्रेज थे ना जाकर के नाक रगड़े थे औरंगजेब के सामने। तो ये इसलिए यहाँ पर जीत पाया क्योंकि जो भारत के राजा थे वो आपस में ही लड़ रहे थे और उस शक्ति का फ़ायदा उठा पाए थे ये लोग, ठीक है ना। तो 9 मई 1857 को मेरठ में जो है 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई। तो जो लड़ाई स्टार्ट की मंगल पांडे ने, उनको फांसी दे दिया गया, वो धीरे धीरे अब
हर अलग अलग इन्फेंट्री में पहुंच रही थी और आग के तरीके से वो आगे बढ़ रही थी। अब देखते हैं जो विद्रोह के केंद्र हैं वो क्या है। विद्रोह पटना से लेकर के राजस्थान की सीमाओं तक फैल चुका था। विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में कानपुर, जिसका नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले तक जो है लोग इसमें शामिल हो गए थे। यानी कि जो पूरा का पूरा उत्तर भारत वाला एरिया है ना, वहाँ पर जो है ये विद्रोह अच्छे से फैल चुका था। लखनऊ में यह अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। झांसी 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठाने से इनकार कर दिया। ग्वालियर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर के उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, अंततः अंग्रेजों से हार गई। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और बिहार में यही नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। एक जिम्मेदार थे जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे, एक बड़े जिम्मेदार थे, ठीक है ना। तो उनकी जिम्मेदारी चली गई थी, तो ये बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो केंद्र बन रहे हैं वो ग्वालियर है, वो कानपुर है, वो लखनऊ है, क्योंकि इनकी शक्तियाँ कई, इनकी राजनीतिक शक्तियाँ छिड़ी थी, तो इन लोगों ने उस विद्रोह को अपना नेतृत्व देना प्रारंभ किया। लेकिन अंततः वही मैंने कहा कि ये विद्रोह है, इसीलिए सफल नहीं हुआ। अगर सफल हो जाता तो इसे क्रांति कहा जाता है। अब दमन और विद्रोह जो है किस तरीके से होता है। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। 1858 के मध्य तक इसे दबा दिया गया। मेरठ में भड़के विद्रोह को 14 महीने बाद यानी कि 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति घोषणा से इसको समाप्त किया गया। अब जो विद्रोह है इसकी असफलता का कारण क्या है, क्या इसके पीछे रीजन था कि विद्रोह जो है सफल नहीं हो पाया, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला बात यह है कि इसका जो इम्पैक्ट है ना वो सीमित क्षेत्र पर था। ये उत्तर भारत के कुछ इलाकों तक ही सीमित था, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं हो पाया था। और कई ऐसे वर्ग थे जो इसका विरोध भी कर रहे थे। जो भारतीयों ने विद्रोह किया उसके विरोध में कई भारतीय लोग थे, प्रबुद्ध वर्ग थे, ठीक है ना। हालांकि विद्रोह काफ़ी व्यापक जरूर था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा। मुख्य रूप से दोआब का क्षेत्र ही जो है विद्रोह का मुख्य केंद्र बना, जैसे सिंधु, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग, ठीक है ना। बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, राजपूताना के लोग विद्रोह में शामिल नहीं हुए। विद्रोह कहाँ हुआ? बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, दिल्ली में हुआ। तो ये कुल मिलाकर के जो नॉर्थ इंडिया जो हॉटलैंड है ना, हिंदी हॉटलैंड है, वहीं पर ये विद्रोह देखने को मिला और ये एक तरीके से सैनिक विद्रोह था। हालांकि कुछ लोग इसमें शामिल जरूर हुए, बट ये विद्रोह उतना प्रभावकारी नहीं हो पाया। दक्षिण प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया, प्रभावी नेतृत्व इसमें नहीं था। कुल मिलाकर के जो इसमें लीडरशिप थी वो डिवाइडेड थी, कोई एक लीडरशिप नहीं था। लीडरशिप में जो है एक यूनिटी देखने को नहीं मिली, क्योंकि कोई कहीं पर विद्रोह कर रहा है, कोई कहीं पर संगठित रूप से प्रहार नहीं हो पाया, इसलिए विद्रोह सफल नहीं हुआ। विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जो है आज नेता थे, लेकिन उस समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। संसाधन इनके पास सीमित थे, क्योंकि इनको लड़ना उनसे था जिनका सूर्य अस्त नहीं हो रहा था और इनके पास कुछ ही चीज़ें थी। तो सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार, परिवहन, संचार सभी पर जो है अंग्रेजों का अधिकार था, इसलिए विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की कमी थी। मध्य वर्ग की भागीदारी इसमें बिल्कुल नहीं थी। जो मिडिल क्लास जिसे आप कहते हैं ना, इसने बिल्कुल अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो मध्यम वर्ग मिडिल क्लास है, बंगाल के अमीर व्यापारी जमींदारों ने विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की मदद की। इन्होंने भारत के सैनिकों के खिलाफ ही जो है बिगुल फूंक दिया था। और उसके बाद में 1857 कंपनी शासन का जो अंत है ना, 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना था, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के उसका अंत होता है और ये एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज होता है। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में अंत का कारण बना।
इसके बाद होता क्या है कि जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया जाता है और अब दिया जाता है सीधे सीधे ब्रिटिश संसद को कि अब ब्रिटिश संसद ही उसे मैनेज करेगा। ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन ब्रिटिश राज के भारत शासन की जो है जिम्मेदारी हो गई और उन्होंने अपने हाथ में इसको ले लिया। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। तो इसकी घोषणा किसने की, इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। किसने की, लॉर्ड कैनिंग। वही करेगा क्योंकि वायसराय वही था, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो है कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था। धार्मिक सहिष्णुता, अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वो भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं को सम्मान करेंगे और वो हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करेंगे। उनको ये लगा कि जो हमने सुधार किए, सती प्रथा हो, विधवा पुनर्विवाह हो, बालिका भ्रूण हत्या हो, तो इन सब का परिणाम ही उनको ऐसा लगा कि उनको मिला है, जबकि और भी कई रीजन थे। हालांकि इसके बाद से सुधार होने काफ़ी शुरू हुए, काफ़ी अधिकार जो है मिलने शुरू हुए इंडियंस को। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई, व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो मांग थे वो पूरे हो गए इस विद्रोह के, और विद्रोह जो है एक तरीके से कि बिल्कुल अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने में सफल नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी मांग उनकी पूरी हो गई थी। सैन्य पुनर्गठन, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। तो जब विद्रोह है ना, वो बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर देखने को मिला। तो अंग्रेज़ों ने कोशिश किया कि ऐसा है, यहाँ की जो लोग हैं ना, इनकी संख्या ही कम कर दो सेना में, और यूरोपीय की संख्या बढ़ाओ, या पंजाबी जिन्होंने अंग्रेज़ों को ये दबाने में मदद किया था उनकी संख्या बढ़ाओ, गोरखाओं की संख्या बढ़ाओ, बट ये हिंदी हार्टलैंड की संख्या घटाओ। और आज भी उसका इम्पैक्ट आप सेना पर देख पाएंगे कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो आपको पंजाब के मिलेंगे सेना में, हिंदी हार्टलैंड के कम ही लोग मिलेंगे। हालांकि चीज़ें बदली आज़ादी के बाद में, लेकिन जो परंपरागत रूप से बना हुआ है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ, पूरे विद्रोह का जो निष्कर्ष है वो क्या है। 1857 का जो विद्रोह है भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। बहुत ओबियस सी बात है इसको समझना। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज को जरूर बो दिया। एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि हम इनके खिलाफ अगर लड़ेंगे तो हमारे अधिकार हमको मिलेंगे। एक कॉन्फिडेंस भारतीय समाज को इस विद्रोह ने जरूर दे दिया। तो दूसरा क्लास था जिसमें हमने 1857 विद्रोह को पूरी तरह समझ लिया, समाप्त कर लिया है। जो अगली क्लास होगी हम इससे आगे बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।